हेलो फ्रेंड्स। डेस्टिनेशन एस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया डेली की तरह आपके सामने करंट अफेयर्स डिस्कस करने के हाजिर हूँ, जो आपके 70 बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा हाल ही के घटनाक्रम इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो देखते हैं आज 27 जून के बारे की क्या क्या कुछ कुछ अपडेट हैं। आज के डेट में क्या क्या करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि विच कंट्री हैज़ लॉन्च द ड्रैगन फ्लाई मिशन टू स्टडी सैटर्न्स मून टाइटन। अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ने ड्रैगन फ्लाई मिशन को लॉन्च किया है जो कि सैटर्न के मून टाइटन पे जाने वाला है। आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी इंडिया, सी चाइना और डी जापान। तो देखो आपको सही आंसर इसमें हो जाएगा, डेट इज ए अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका ने अभी हाल ही में आपका सैटर्न के मून टाइटन पे ड्रैगन मिशन किया है। तो देखते हैं इसके बारे। रिसेंटली नासा कंफर्म्ड ड्रैगन फ्लाई रोटोक्राफ्ट। ठीक है, रोटोक्राफ्ट एक तरह का तुम समझ लो कि हेलीकॉप्टर का बहुत छोटा मॉडल। ठीक है, ड्रोन साइज का, उस चीज़ को ध्यान रखना। रोटोक्राफ्ट मिशन टू सैटर्न्स ऑर्गेनिक कंपाउंड रिच मून टाइटन। तो सैटर्न के एक्चुअली टाइटन मून पे गया है, और टाइटन के बारे में बोला जाता है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिच है। ओके, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। आगे बात करें तो इस ओवरऑल प्रोसेस में कितना खर्च आएगा, टोटल टोटल बजट कितने का है ये, $3.35 बिलियन। तो $3.35 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है, जिसे कब लॉन्च किया जाएगा, जिसे जुलाई 2028 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जुलाई 2028 में ड्रैगन फ्लाई मिशन को नासा के द्वारा सैटर्न के टाइटन मून पे भेजा जाएगा। ठीक है, आगे अगर बात कर लें अबाउट ड्रैगन फ्लाई मिशन के लिए, तो दिस इज अ डुअल क्वाड कॉप्टर। ठीक है, डुअल क्वाड कॉप्टर से आप कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको पहले ही बताया कि हेलीकॉप्टर का एक छोटा सा मिनिमल वर्जन है। ठीक है, ड्रोन शेप में, डिजाइन टू फ्लाई अक्रॉस द सरफेस ऑफ टाइटन। ठीक है, टाइटन लार्जेस्ट, सैटर्न्स लार्जेस्ट मून, टाइटन सैटर्न का लार्जेस्ट मून भी है। ये यहाँ पे भी आप इस चीज़ को फैक्चुअल पॉइंट को ध्यान रख सकते हो कि टाइटन जो है सैटर्न का लार्जेस्ट मून है। आगे बात करें, इट विल एक्सप्लोर अ वेराइटी ऑफ लोकेशंस ऑन सैटर्न्स मून टाइटन। तो बहुत सारे लोकेशंस को ये ट्रेस करेगा और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग और टॉपिक वाइज को डिस्कस भी करेंगे हम लोग। क्वेश्चन पहले आप लोग ट्राई करिए। The world's tallest statue of wisdom will be installed along the JP Ganga path. It will be the statue of which great man? Okay, तो आपके ऑप्शन है ए भिखारी ठाकुर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी कर्पूरी ठाकुर या डी जयप्रकाश नारायण। आंसर बताइए इसका। तो देखो इसका जो सही आंसर डेट इज राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। राजेंद्र प्रसाद की काफ़ी बड़ी प्रतिमा बनने वाली है आपके जेपी गंगा पथ के पास। तो थोड़ा कवर करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि 70 बीपीएससी के परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो देखो अ 243 फीट हाई लाइफ साइज स्टैचू ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विल बी इंस्टॉल्ड नियर गंगा घाट। तो ठीक है, ये गंगा घाट पे इंस्टॉल किया जाएगा। ध्यान रखना आपको, राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा है जो कि 243 फीट हाई है। दिस स्टैचू विल बी 61 फीट टॉलर देन स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये लगभग 61 फीट टॉलर होगा आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि 182 फीट की सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। कहाँ पे है ये आपकी नर्मदा नदी के पास, गुजरात में। ठीक है, ध्यान रखना उसको। तो नर्मदा नदी के पास स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है, 182 फीट की है। उससे लगभग 61 फीट ऊंचा स्टैचू ऑफ विजडम, जो कि बिहार के जेपी पथ पे आपका बनने वाला है गंगा घाट के पास, और वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा रहेगी। ठीक है, टोटल लेंथ अगर आप लोग ध्यान रखना चाहो तो जरूर याद रखो 243 फीट की होगी। ओके, आफ्टर इट्स कंस्ट्रक्शन इट विल बी द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान देना कि इसके निर्माण के बाद ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा हो जाएगी। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द ग्रीन ऑस्कर, जिसको हम लोग वाइटली गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, वाइटली गोल्ड अवार्ड 2024 फॉर द सेकेंड टाइम। ट्राई करिए इसको। सर जो सही आंसर डेट इज बी पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, पूर्णिमा देवी बर्मन द्वारा पूर्णिमा देवी बर्मन को अभी ग्रीन ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। हम देखते हैं कि ग्रीन ऑस्कर अवार्ड एक्चुअली क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन हैज वोन हर सेकंड वाइटली गोल्ड अवार्ड, सेकंड वाइटली अवार्ड
ऑल्सो नोन एज ग्रीन ऑस्कर, इसको ग्रीन ऑस्कर से ही बोलते हैं हम लोग। शी इज़ अ वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट फ्रॉम आसाम। अगर क्वेश्चन आता है कि पूर्णिमा देवी वर्मन जी ने हाल में ही ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित किया गया है, किस स्टेट से बिलोंग करती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, असम। ठीक है, आगे बात करें तो एंड वाज ऑनर्ड फॉर हर कंजर्वेशन एफर्ट ऑफ एंडेंजर्ड बर्ड हरगिला। तो ये एंडेंजर्ड बर्ड है हरगिला, उसके कंजर्वेशन के लिए इन्हें आपका इस बार ग्रीन ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और उसके वेटलैंड हैबिटेट्स के एरिया को भी कंजर्वेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, इनका एक्टिविटीज़ को, इनके काम को सराहना मिला। ओके, आगे क्वेश्चन में मूव करें हम लोग। तो रिसेंटली विच खो खो प्लेयर ऑफ बिहार, ध्यान रखना बीपीएससी के पर्सपेक्टिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। रिसेंटली विच खो खो प्लेयर ऑफ बिहार हैज़ बीन अवार्डेड विथ अर्जुना अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया बिहार के किस खो खो प्लेयर को, बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ट्राई करो आप इस चीज़ को। तो देखो इसका जो सही आंसर डेट इज नरसीन शेख। ठीक है, नरसीन शेख हम लोग पढ़ते हैं इनके बारे में थोड़ा। तो नरसीन शेख जिनको अभी हाल में ही अर्जुना अवार्ड सम्मानित किया गया है, अगर उनके बारे में थोड़ा जाना, तो नरसीन शेख इज एन इंडियन खो खो प्लेयर। ठीक है, इंडियन खो खो प्लेयर हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स खो खो टीम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपसे क्वेश्चन कैप्टन के फॉर्म में अगर पूछ लिया जाए, इज नरसीन शेख, ठीक है, जिसे अभी रिसेंटली सम्मानित किया गया है। ओके, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री हैज कम्प्लीटली बैंड ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लोबल ब्रांड, कम्प्लीटली बैंड ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लोबल ब्रांड एप्पल इन इट्स मिलिट्री बेस साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए कौन से देश ने अभी अपने देश में आने वाले सारे एप्पल प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए साउथ कोरिया, बी इजराइल, सी चाइना या डी रशिया। देखो इसका जो सही आंसर है डेट इज ए साउथ कोरिया। ठीक है, ए साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। थोड़ा स्टडी करते हैं इसको। इन विच स्टेट द मिनिस्ट्री ऑफ कोल, तो ये यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इन विच स्टेट द मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। तो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के लिए अब रिसेंटली कौन से स्टेट ने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया है, ये बताना आपको। आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी झारखंड, सी उड़ीसा या डी छत्तीसगढ़। सही आंसर डेट इज बी झारखंड। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे मूव करते हैं, थोड़ा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ये जो कोल गैसिफिकेशन जो टेक्नोलॉजी है किस तरह काम करती है और इसका किस तरह यूज़ किया जा रहा है। तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के लिए कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लॉन्च किया है। ठीक है, कहाँ पे इस चीज़ को किया जा रहा है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होगा आपका कस्ता कोल ब्लॉक, जो कि जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में पड़ता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या है ना कि हम लोग को कुछ स्टेट्स के इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स को भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जैसे झारखंड में क्या है कि बहुत तुम्हारा कोल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो आपको ध्यान रखना होगा कौन कौन सा एरिया फेमस है कोल को लेकर के। ठीक है, तो रानीगंज हो गया, धनबाद हो गया, फिर से तुम्हारा जामताड़ा हो गया। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट जो है वो कोल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑल ओवर इंडिया के लिए। ठीक है ना, आगे अगर बात करें इस चीज़ का कोल गैसिफिकेशन के बारे में, तो द इनिशिएटिव अंडर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। तो जनरली जो बेल्ट पड़ता है आपका, जो कोल इंडिया लिमिटेड का जो अलग अलग बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो ये जो जामताड़ा और झारखंड स्टेट जो पड़ता है, जनरली कौन से ब्रांच के अंदर आता है, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अंदर आता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अंदर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, और यहाँ इनका मेन फोकस है कि कन्वर्ट करें ये कोल को, टू कन्वर्ट कोल इनटू वैल्यूएबल गैसेस सच एज मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आपके इंपॉर्टेंट गैसेस में कन्वर्ट करना। एक्चुअली क्या होता है ना कि ये सब जो गैसेस होते हैं इनका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन काफ़ी हाई होता है। ठीक है, जैसे कि इनको नेचुरल गैस या फिर फ्यूल या फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग में इन सब गैसेस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है। तो अच्छा इनिशिएटिव है कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, आई थिंक ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करने, कहीं ना कहीं इसको कन्वर्ट करके अगर हम लोग यूज़ करें तो पोल्यूशन का लेवल थोड़ा सा कम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है नेचुरल गैस और ये सब में थोड़ा पोल्यूशन लेवल कम होता है। ओके, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू मेजर पोर्ट एट वाधवन
इट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि अभी रिसेंटली जो इंडिया का कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू मेजर पोर्ट वाधवन है वो कौन से स्टेट में बिलोंग करता है। आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी गोवा, सी केरला या डी महाराष्ट्र। तो देखो जो सही आंसर है वो होगा डी महाराष्ट्र। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। थोड़ा सा हम लोग इस टॉपिक को देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू मेजर पोर्ट एट वाधवन। नया न्यू मेजर पोर्ट बनने वाला है वाधवन पे, सिचुएटेड इन द दहानू तालुका ऑफ पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये पालघर डिस्ट्रिक्ट में आपका ये पोर्ट एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन वर्क जो होने वाला है पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में पड़ता है। आगे बात करें, द अप्रूवल ऑफ द फॉर द प्रोजेक्ट वाज गिवन बाय यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 19 जून 2024। तो इस बार जून मंथ का ही ये अपडेट है, काफ़ी रिसेंट का है कि 19 जून को अप्रूवल मिला आपका कि यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल मिला कि इस पोर्ट को कंस्ट्रक्शन किया जाए। आगे देखते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट, द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट वाधवन इज इन अलाइनमेंट विद द पीएम गति शक्ति प्रोग्राम। तो पीएम गति शक्ति जो प्रोग्राम है उसी के तहत, मतलब उसी के अलाइनमेंट में इस जो आपका कंस्ट्रक्शन है आपका वाधवन मेजर पोर्ट कंस्ट्रक्शन को काम किया जा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, who has inaugurated the new campus of Nalanda University एट राजगीर इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट। तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में अभी नालंदा यूनिवर्सिटी का इनाग्रेशन हुआ था। तो आपको बताना है किसका इनाग्रेशन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है आपके ए नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह, सी नीतीश कुमार या फिर डी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो देखो आई थिंक ये बेसिक साइड पे इजियर साइड पे क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है इज ए नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे बाकायदा आपके नालंदा डिस्ट्रिक्ट में नालंदा यूनिवर्सिटी को इनाग्रेट करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं जो कि बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो देखो ऑन जून 19 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनाग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस का इनाग्रेशन किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे अगर बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है कि एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग है ऑफ नालंदा इन राजगीर। ठीक है, द पीएम asserted that नालंदा इज अ सिंबल ऑफ इंडियाज एकेडमिक हेरिटेज। ठीक है, तो हम लोग सबको पता है कि नालंदा जो है इंडिया का एकेडमिक हेरिटेज का एक बहुत उदाहरण है। ठीक है, और एंड प्रोक्लेमेशन ऑफ एंड्यूरिंग नेचर ऑफ नॉलेज। तो कहीं ना कहीं ये आपको पता है कि विश्वविख्यात ये यूनिवर्सिटी अपने पौराणिक समय से, मतलब कहीं ना कहीं मेडिवल टाइम से भी चला आ रहा था। और इसमें क्या है कि बहुत देशों के स्कॉलर्स आते थे पढ़ने के लिए। ठीक है ना, तो कहीं कहीं इसका रिवाइवल जो है आगे हम लोग को सॉफ्ट डिप्लोमेसी में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ग्लोबल लेवल पे क्या होगा कि बहुत अब ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन पढ़ने के लिए बहुत दूर दूर से छात्र अलग अलग कंट्री से आएंगे। तो इससे क्या होगा कि हम लोग पॉलिटिकल लेवल पे भी और जो पॉलिटिकल लेवल पे भी अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कि एस्टैब्लिशमेंट फंक्शनिंग के बाद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड नालंदा यूनिवर्सिटी through the Nalanda University Act 2010, okay, based on the decision taken at the East Asia Summit 2007 and 2009. Very important. Actually इसका जो डिसीजन था वो 2007 और 2009 में ही लगभग किया गया था कि ईस्ट एशिया समिट जब हुई थी उसमें डिसीजन लिया गया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से बनाना है, फिर से इसका निर्माण। द यूनिवर्सिटी स्टार्टेड फंक्शनिंग 2014 में फाइनली यूनिवर्सिटी को स्टार्ट कर दिया गया था फ्रॉम अ टेम्पररी लोकेशन, एक टेम्पररी लोकेशन से पूरी, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी उस समय बन नहीं पाई थी तब तक। और विथ 14 स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग 14 स्टूडेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कैंपस बिगैन इन 2017 में क्या हुआ कि नया कैंपस बनना चालू हो गया। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 17 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग एम्बेसडर्स एंड मिनिस्टर्स अटेंडेड द इनाग्रेशन इवेंट। तो मैं बता दूं आपको कि जब इसका अभी रिसेंटली इनाग्रेशन किया गया था 19 जून को, तो लगभग 17 कंट्री से आपके पार्टिसिपेंट्स, मतलब अलग अलग देश के रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंचे थे। क्योंकि आपको पता ही है कि इस यूनिवर्सिटी का मतलब हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, बहुत जगह के स्कॉलर्स यहाँ पढ़ने आते थे। उम्मीद है कि आगे भी इस परंपरा को ऑब्वियसली होगी ये चीज़। ठीक है, तो इसी का कारण 17 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज यहाँ पे मौजूद थे आपके इनागुरल सेरेमनी में। ओके, ध्यान रखना इस चीज़ का। कुछ हिस्टोरिकल बेस पे नालंदा यूनिवर्सिटी क्वेश्चन बनना एग्जाम्स में लाजमी है। ओके,
तो आज के लिए कुछ यही थे कुछ शॉर्ट टॉपिक्स आपके लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप डेस्टिनेशन आज के, ताकि इस तरह की पीडीएफ आप लोग को आराम से मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं इस तरह के शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।